हेलो स्टूडेंट्स। ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है आकस्मिक संचलन की प्रमुख क्रिया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, बल्कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पदार्थ निकलते हैं वे अत्यधिक ताप के कारण दूर से लाल अंगारों के समान लगते हैं। वॉरचेस्टर नामक भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी प्रायः एक गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, चट्टानों के टुकड़े आदि पदार्थ धरातल पर आते हैं। एक अन्य भूगोल शास्त्री वुलरिज एवं मॉर्गन के अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भूगर्भ में गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके धरातल पर प्रकट होने की सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। ज्वालामुखी के अंग। मोटे तौर पर ज्वालामुखी के 3 अंग होते हैं। प्रथम अंग, जिस छिद्र से उद्गार के समय लावा, शिलाखंड, राख, धूल आदि पदार्थ निकलते हैं उसको ज्वालामुखी विदर अर्थात क्रेटर कहते हैं। दूसरा अंग, ज्वालामुखी छिद्र का संबंध भूगर्भ से एक लंबी पतली नली से होता है जिसको ज्वालामुखी नली अर्थात वॉल्केनिक पाइप कहा जाता है। तीसरा अंग, जब ज्वालामुखी छिद्र का आकार धसाव या अन्य कारण से बड़ा हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी कुंड अर्थात कॉल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निष्कासित पदार्थ। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थ भूगर्भ से बाहर की ओर निकलते हैं जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, ठोस विखंडित पदार्थ। इसके अंतर्गत कई मीटर व्यास के बड़े टुकड़े जिनको ज्वालामुखी बम कहते हैं, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिनको अश्मक या लैपेली कहते हैं, चने के आकार वाले टुकड़े जिनको स्कोरिया या झावा कहते हैं, बारीक कणों को राख कहते हैं और राख के संगठन से बने टुकड़ों को टफ कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के समस्त प्रकार के पदार्थों को ज्वालामुखी क्षिप्त अर्थात पायरोक्लास्ट कहा जाता है। दूसरे पदार्थ, तरल पदार्थ अर्थात लावा। ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकला हुआ लावा 2 प्रकार का होता है। प्रथम, अम्ल लावा या एसिड लावा। इसमें सिलिका की मात्रा लगभग 80% से अधिक होती है। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि की मात्रा लगभग 20% तक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने से अम्ल लावा शीघ्र जम जाता है और लावा के एक ही स्थान पर जमते रहने से ऊंचे पर्वतों का निर्माण या ऊंचे पर्वतों का बनना शुरू हो जाता है। अम्ल लावा की मुख्य संरचना है जो हमें दिखलाई देती है ग्रेनाइट चट्टान। दूसरा प्रकार का अल्पशलिक लावा अर्थात बेसिक लावा। इसमें सिलिका की मात्रा 40% तक होती है। मैग्नीशियम की मात्रा भी 40% तक होती है जिससे इसका रंग गहरा भूरा होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम आदि की मात्रा लगभग 20% तक होती है। अल्पशलिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होने से यह देरी से जमता है अर्थात देरी से जमने के कारण दूर तक बहने लगता है। अल्पशलिक लावा की मुख्य संरचना जो हमें दिखाई देती है या हम जानते हैं उसके बारे में, उसको बेसाल्ट चट्टान के रूप में देख सकते हैं। तीसरे पदार्थ होते हैं गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थों के अंतर्गत जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, आर्गन इत्यादि गैसें निकलती हैं।
उक्त गैसों की उत्पत्ति भूमिगत चट्टानों में स्थित रासायनिक तत्वों से होती है। गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की लगभग 80 से 90% तक होती है। ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण। ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारणों में सबसे पहला भूगर्भ में ताप का अधिक पाया जाना, अर्थात जैसे जैसे हम धरातल से भूगर्भ की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। दूसरा, लावा की उत्पत्ति। ऊपरी धरातल में दरार पड़ने से दबाव में कमी तथा निचले भागों में चट्टानों का द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। भूगर्भ में लावा का भंडारण। स्थायी लावा भाग जो 36 किलोमीटर के नीचे बेसाल्ट परत के रूप में पाया जाता है, और दूसरा स्थानीय लावा भाग। ज्वालामुखी उद्गार का तीसरा प्रमुख कारण है जलवाष्प एवं गैसों की उत्पत्ति। भूगर्भ में जलवाष्प जब इकट्ठी हो जाती है और विभिन्न प्रकार की जब गैसें वहाँ पाई जाती हैं तो वो भी ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण होती है। ज्वालामुखी उद्गार का चौथा कारण होता है पदार्थों का ऊपर की ओर प्रवाहित होना। भूगर्भ के अंदर स्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थ जब जलवाष्प अथवा विभिन्न गैसों की मात्रा के कारण जब ऊपर की ओर प्रवाहित करती हैं, अर्थात ये जलवाष्प और विभिन्न प्रकार गैसें विभिन्न पदार्थों को ऊपर की ओर धकेलती हैं।